हेलो एवरीवन। आज हम आम के बारे में पढ़ेंगे। आम के बारे में सब पढ़ेंगे। तो रोग निदान का पेपर 1 का एक टॉपिक है। तो यहाँ से फिक्स एक एमसीक्यू आता ही आता है। तो इसमें व्याख्या, उसका स्वरूप और लक्षण पूछते हैं। तो आपको ये मैं 5 मार्क के लिए बताऊंगा। इतना नहीं लिखना है, ये श्लोक है, आपको बहुत एक्सप्लेन करने लिखना है, पर क्या लिखना है मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। और 10 मार्क के लिए आया तो उसके साथ व्याख्या, लक्षण, स्वरूप हो गया, तो उसके बाद वायु, पित्त, कफ, इसके सामता और निरामता के लक्षण पूछते हैं। तो आपको मैं सभी बताऊंगा। और एक्चुअल आम बनते कैसा है, उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, और आयुर्वेदीय आम की संकल्पना क्या है, कैसे उसको एक्सप्लेन किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं व्याख्या से। उष्मनो अल्प बलत्वेनम धातुम आद्यापाचितम। अभी जब चरक निदान आप पढ़ोगे, तो जब ज्वर की संप्राप्ति पढ़ोगे, तो उसमें उष्मनो उष्मनो अल्प बलत्वेन मतलब उष्मा किसको कहा है, अग्नि को। यहाँ अल्प बलत्वेन है। अल्प बलत्वेन मतलब उसका बलहीन है, मतलब वो मान दे। उष्मनो अग्नि का बलहीन होने से धातुम आद्यापाचितम। धातुम आद्य धातु कौन सा है, आहार रस, वो आद्य धातु अपाचित रूप से बनता है। किससे बनता है, अग्नि का मतलब मान्य होने से धातु जो है अपना आद्य धातु अपाचित रूप से बनता है। वो दुष्टम, वो दुष्ट हो चुका है। वो आमाशयगत, आमाशयगत क्यों कहा है, मुख्यतः जो बनता है वो आमाशय बनता है। अभी आमाशय के दो पार्ट होते हैं, अधो आमाशय मतलब नीचे वाला, और ऊर्ध्व आमाशय। ऊर्ध्व आमाशय में कफ का स्थान होता है और अधो आमाशय में पित्त का स्थान होता है, ये अपने को आना चाहिए। तो वो मतलब अपक्व मतलब अपाचित रूप से बनता है। वो आमाशयगत मतलब आमाशय में मुख्य रूप से बनता है। रसम आम अप्रशस्त, इसी रस को आम कहते हैं। ऐसे अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 13 में आया है। ठीक है, ये श्लोक मैंने दिए। आपने नीचे वाले श्लोक नहीं याद किए तो भी चल जाएगा। अब अगर पेपर पास में है, तो अगर आप ये 1 महीना 2 महीना यूनिवर्सिटी के पहले देख रहे हो, तो ये आप तीनों चीजें याद कर लीजिए। आपको हर जगह लिखने में मतलब जो कॉमन श्लोक होते हैं वो यही है। उसके बाद देखते हैं स्वरूप क्या होता है। अपच्यमानम शुक्तत्वम याति अन्न विश्रूपम। पहली बात, स्वरूप आया तो दो चीजें याद रखनी है। एक चरक जी ने क्या कहा है और माधव निदान जी ने क्या कहा है। अपने को माधव निदान जी के बारे में ज्यादा सोचना है, क्योंकि माधव निदान ने आम के बारे में थोड़ा सा विस्तृत बताया। तो अपच्यमानम शुक्तत्वम, अपच्यमान मतलब वही हो गया अपक्व। शुक्तत्वम क्या होता है, जो फर्मेंटेड होता है, जैसे इडली का बैटर होता है, वैसे शुक्तत्व आम्लत्व प्राप्त हो जाता है अन्न को। उसके बाद याति अन्न विश्रूपम, और यही अन्न विषय सदृश होता है। ऐसे चरक जी ने क्या है कि कौन सी 3 चीजें, पच्यमानम, अपच्यमानम, शुक्तत्वम और अन्न विश्वरूपम। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं माधव निधन जी के बारे में। अविपक्वम असंयुक्तम। अविपक्वम तो आपको अभी पता चल गया कि वो मतलब अपक्व रूप है। असंयुक्तम क्या होता है, अभी अपन ने मतलब जो खाना खाया, अन्न खाया, उसका पचन अच्छी तरीके से हो गया, तो पक्व आहार का समान विशेष संगठन होता है। मतलब उसका कंसिस्टेंसी एक समान होती है। किसकी, पक्व आहार की। और अपन पढ़ रहे अपक्व आहार के बारे में, तो वो असंयुक्तम होता है। ठीक है, यहाँ पे संधि है, मैंने लिख लिया है पर भी ए अ। उसके बाद दुर्गंधम। अभी दुर्गंधम पढ़ने से पहले अपन क्या आम के गुण पढ़ते हैं, मतलब या कैसे दिखता है, मतलब होता कैसे। उसमें गुरुता, मंदता, पिछलता। उसके बाद क्लेद और अभिसंधि होता है। कौन, ये सब कौन करता है, आम करता है। तो अपने को याद रखना है। तो क्लेदता, मंदता, पिछलता के कारण दुर्गंध उत्पन्न होता है। उसके बाद पढ़ते हैं बहुपिच्चलम। और पिच्चलम से अपने को 2 अर्थ लेना है। बहु मतलब प्रमाण में, मतलब उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी जो होती है वो अधिक रूप से होती है। और पिछले मतलब मैंने अभी बता दिया कि आम का जो स्वरूप होता है वो पिछलता होता है। अभी बहुपिछलम कैसे बनेगा, जब सार कीट विभाजन होता है। तो अगर पक्व, अभी मैं पक्व के बारे में बताता हूँ। तो रस धातु मतलब जो आद्य रस है, आहार रस अलग बन गया, और जो किट्ट है, मल है, वो अलग बन गया। तो अभी आम की तरफ चलते हैं। जब अपक्व रूप से बनता है आहार रस, तो क्या अपक्व रूप से बन गया, और जो सार्किट विभाजन है वो अच्छी तरीके से हो नहीं पाता। तो जो मल है और मल रूप है, और जो अपक्व आहार रस है, वो मिक्स हो जाता है। इसलिए वो बहु प्रमाण में अधिक हो जाता है। समझ गए, उसको बहुपिच्चलम कहा गया। सदनम सर्वगात्रनाम आम इत्यभिधीयते। सदनम सर्वगात्रनाम, अभी अपने को कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सदनम सर्व, अभी सर्व शरीर में रुजा क्यों उत्पन्न होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब अगर अगर आप देखेंगे कि जब पक्व आहार के बारे में बताऊं, पक्व पक्व, तो जब आहार रस से रस धातु बनता है, फिर उसके बाद रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, धातु, वो अपने को पता है। तो अभी उसका कार्य देखो। प्रीणन जीवनम लेपो स्नेहन धारण पूर्णे गर्भोत्पाद धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम। ऐसा है। तो क्या प्रीणन करता है, जीवन करता है, लेपन करता है, धारण करता है, पूरन करता है। तो ऐसे सब उसकी ये है। तो जब मांस है, लेपन का काम क्या करता है, मांस। और मांस धातु का और एक काम है आकुंचन प्रसारण। वो कौन करवाता है, व्यान वायु।
और सिग्नल कौन देता है? प्राणवायु। तो ये आकुंचन प्रसारण जो होता है उसकी गतिविधियों में शिथिलता के कारण, अभी शिथिलता कैसे उत्पन्न होती है? शिथिलता मतलब होता है जो जो भी अवयव है वो अपने प्राकृत रूप जो होता है उसका कार्य वो कर नहीं पाता, उसको बोलते हैं शिथिलता। ये प्रमेय की शिथिलता अलग है, पांडु की शिथिलता अलग है। प्रमेय में क्लेद के कारण शिथिलता उत्पन्न होती है और पांडु में उष्ण और तेज के कारण, जो रुक्ष और तेज के कारण, क्या बोलते हैं, पित्त के कारण वो शिथिलता उत्पन्न होती है। तो जो मांस धातु है वो अपना कार्य अच्छी तरीके से कर नहीं पाता, तो आकुंचन एक्सटेंशन फ्लेक्शन में थोड़ा सा मतलब उसको कार्यहीनता आ जाती है। इसी कारण सदनम सर्वगात्राणाम आम इति अभिधीयते, इसको ही माधव निधन जी ने आम कहा है। तो मैंने आपको स्वरूप और व्याख्या अच्छी तरीके से क्लियर कर दी। तो अभी देखते हैं कारण। कारण ये अलग टॉपिक है, इसमें भी ऐसे क्यों बन सकता है, पर मैं अभी आम के बारे में बता रहा हूँ। तो कारण के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो कारण क्या होता है? जाठर अग्नि मानदे से, धातु अग्नि मानदे से, दोष दुष्य समूर्छना से, कृमि विष से और मल संचय से, ये 5 चीजें अपने को याद रखनी है। अभी आप अपन जो पढ़ रहे वो ज्यादातर जाठर अग्नि मानदे से पढ़ रहे, धातु अग्नि मानदे से भी बनता है और कृमि विष से भी बनता है। और दोष दुष्य समूर्छना, अगर दोष दुष्य समूर्छना में भी 2 टाइप है, मतलब विकृत प्राकृत। अभी दूध और मतलब शक्कर लेंगे तो मधुर गुणात्मक, गुरु गुणात्मक, स्निग्ध गुणात्मक ऐसे ही कुछ चीज बनेगी। पर दूध के साथ नमक डालेंगे तो कैसे कुछ अलग ही बन जाएगा, तो वो विकृत है, मतलब एकदम अलग हो गया। तो उसके हिसाब से चिकित्सा करनी पड़ती है। तो नहीं नहीं भाई, ले भाई सीतोपलादि चूर्ण और तालिसरी चूर्ण दोनों प्रतिशय काश में दो और खत्म कर दो, ऐसा नहीं होता। बराबर कौन सा लक्षण है, कैसे उसको सिम्टम्स है, उसके आधार पर दो दूसरे समूचना समझ कर वैद्य प्रिस्क्राइब करता है, क्या बोलते हैं उसको, मेडिसिन। ठीक है। उसके बाद अभी देखते हैं 5 मार्क के मतलब सवाल के आखिरी में आ चुके अपन लक्षण। अभी अपन ने आम इच्छित इतने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। तो अभी मैं बताता हूँ, मतलब आम की संकल्पना आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर अपन ने खाना खाने के लिए अभी कोई सा भी फल लिया मतलब आम मान लो या कोई सेब मान लो, ठीक है। उसके बाद उसमें वो किससे बनता है? पंचमहाभूत, इतना आपको पता है। पदार्थ विज्ञान तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचमहाभूत से बनता है। इसमें क्या होती है? पंचमहाभूतिक अग्नि होती है, पर ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब अपन खाना खाते हैं वो जाठर अग्नि के संपर्क में आता है तो वो अग्नि एक्टिव हो जाती है और उसमें पाचन करने में मदद करती है। अगर जाठर अग्नि ही मंद है तो उसमें जो आकाश महाभूत हो गया, तेज महाभूत हो गया, पृथ्वी महाभूत हो गया, उसके बाद वायु महाभूत हो गया, जल महाभूत हो गया, ये अलग अलग नहीं हो पाते। और अलग अलग हो गए मतलब वो पाचन अच्छी तरीके से हो गया। तो अपना शरीर भी पंचमहाभूत से बना है, अपना शरीर भी पंचमहाभूत से बना है ना ये। तो इसको जो जो चाहिए, अग्नि जहाँ चाहिए, अग्नि के परमाणु जहाँ चाहिए, आपके परमाणु जहाँ चाहिए, पृथ्वी के परमाणु जहाँ चाहिए, जैसे अस्थि हो गया, तो उसको पोषण करता है अन्न। और अगर जाठर अग्नि ही मान्य हो गई तो पंचमहाभूत अग्नि को कैसे एक्टिव करेगी और कैसे उसका पोषण हो गया, तो उसके कारण आमता निर्माण होती है। तो ये अलग अलग है, ये सेल लेवल पे भी होता है, स्रोत लेवल पे भी होता है, जाठर अग्नि के लेवल भी होता है, इसलिए अपने को सब आना चाहिए। तो ये पेशी के रूप में, पेशी के लेवल पे हो गया तो इसमें आमता निर्माण हो गई। तो ये निराम अवस्था क्या है तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये निराम आमता कैसे जाएंगी, अपन चिकित्सा करेंगे। चिकित्सा में भी अभी कब होगा, ये दोष पाक होता है, एक धातु पाक होता है। दोष पाक ये अच्छा है, धातु पाक ये अच्छा नहीं है। तो दोष पाक हो गया तो इसमें जो दोष निर्माण होंगे पित्त के कारण, कफ के कारण या वायु के कारण आमता आ गई। आमता के साथ मतलब दोष दूसरे समूर्छना के कारण इसमें आमता है, वो दोष दूसरे समूर्छना अलग हो गई, संप्राप्ति भंग हो गई, तो ये आमता चली जाती है। पर थोड़ा सा निराम मतलब थोड़े से टॉक्सिन थोड़े से रह जाते हैं, इसको निराम अवस्था कहते हैं। नहीं तो निराम अवस्था और जो प्राकृत अपना वात पित्त कफ इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। ठीक है, ये समझिए। ये मेरे गुरु ने पढ़ाया था, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दिया। पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है, पेपर में ये लिखना है क्योंकि अपने टेक्स्ट बुक बीएमएस तो महान है इसलिए, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं स्त्रोतोरोधो बलभ्रंश गौरव अनिल मूर्ता। लक्षण स्त्रोतोरोध क्यों होगा मैंने आपको बता दिया। मंदता, पिच्छता, क्लेदता, इसके कारण हो सकता है स्रोतोरोध। बलभ्रंश कैसे होगा? बलभ्रंश मैंने मांस धातु का मैंने बताया था संकल्पना, सदन सर्वघात नाम, वैसे ही बलभ्रंश होता है। मांस धातु अपना कार्य अच्छी तरीके से कर नहीं पाता, उसके बाद गौरव की उत्पन्न होती गुरुता, ये आम का गुण है। उसके बाद अनिल मूढ़ता। अनिल मूढ़ता मतलब क्या होता है? जो वायु की प्राकृत गति होती है अनुलोम या प्रतिलोम, वो मूढ़ हो जाती है। मूढ़ मतलब मूर्ख, मतलब वायु इधर उधर तीव्र गति से भागने लग जाता है।
इसको बोलते हैं मतलब प्राकृत गति नहीं होना, उसको बोलते हैं अनिल मूढ़ता। तो ये क्यों होता है? अभी मंदता आ गई, पिछलता आ गई, तो स्रोतरोध होगा, तो उसी कारण वायु जिधर मतलब उसका जो रास्ता है उधर नहीं जाके किसी अन्य दिशा में चला जाता है या अन्य धातु में चला जाता है या उपद्रव करता है, उसको ही बोलते हैं उपस्तंभी वायु, उसको ही बोलते हैं। ठीक है, अनिल मूढ़ता। उसके बाद आलस्य, अपक्ति, निष्ठि व मल संग रुचिक्रमा। अभी आलस्य तो मैं समझ गया कि गुरुता के कारण, मंदता के कारण होता है। अपक्ति मैंने बता दिया, अपक्व रूप। फिर उसके बाद अपक्ति मतलब पचन नहीं होना, जाठर अग्नि ही मान दे है तो कैसे पचन होगा भाई। उसके बाद निष्ठिवन, निष्ठिवन मतलब उसको देना है मुख प्रसेक से, मतलब जो मुख में जो लाला स्राव है वो अधिक रूप से होता है, क्योंकि क्लेदता, पिच्छलता, अपने को बस गुण के आधार पे खेलना है भाई। गुरुता, मंदता, पिच्छता, क्लेदता और अभिषण्य। ठीक है, उसके बाद आते हैं मल संघ। अभी मल संघ अपने को दो तरह से कैसे लेना है। एक महास्रोतस में जो पक्वाशय हो गया, इसमें मल संचय होना, और जो स्रोतस में है उसमें भी मल संचय हो सकता है। उसके बाद अरुचि और क्लम। अरुचि अपने को याद रखना है कि कर्मेंद्रिय और इंद्रिय जो होते हैं इनकी हानि। अभी जीवा उसमें ही मतलब टेस्ट बब एक्टिव नहीं होना, यही अरुचि नहीं लेना है। तो श्रवण मतलब जो अपन कान से सुनते हैं वो भी सुनाई नहीं देना। दृष्टि, भ्रम निर्माण होना, आंख के सामने धुंधला दिखनाई देना, ये भी अरुचि है। और कर्मेंद्रिय, थोड़ा सा चलने लगाओ तो भी चलने की इच्छा नहीं होती, ये हो गया कर्मेंद्रिय की हानि। तो दोनों तरफ से लेना है, इंद्रिय की हानि और कर्मेंद्रिय की हानि, ये हो गया अरुचि। अरुचि मतलब टेस्ट बब मतलब जो अपन खाते हैं वो मतलब उसका टेस्ट नहीं लगना, ये अरुचि नहीं होता। मतलब हर एंगल से अपने को सोचना है। और क्लम, क्लम तो मैं आपको बता दिया, जैसे मांस धातु का होता है, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती वैसे। अभी मैंने आपको आम इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, तो अभी वायु और पित्त और कफ, ये आमता कब प्राप्त होते हैं, निरामता कब प्राप्त होते हैं, आपको मैं बताऊंगा। इसके लक्षण होते हैं। जब साम वायु है तो वायु सामो विबंध, ये क्या हो गया, उपस्तंभी वायु। मैंने बता दिया क्यों होगा उपस्तंभी, क्योंकि स्त्रोत रोध के कारण उपस्तंभी। अग्नि साधक, अग्नि का साध करता है ये। उसके बाद तंद्रा अर्ध कुजनी, उसके बाद वेदना, शोध निस्तोदय, क्रमश अंगानी पीढ़ी। अपने को याद रखना कि मतलब वायु आया तो रुजा उत्पन्न करता है। मेन वायु बिना रुजा नास्ति, पित्त बिना दाह नास्ति, कफ बिना कंडू नास्ति, ये अपने को आना चाहिए। ठीक है, वेदना शोध निस्तोध क्रमश अंगानी पीढ़ी। वेदना शोध निस्तोध ये क्रम से, कभी अभी पेट दर्द कर रहा है, फिर कमर दर्द करेगी, फिर हाथ दर्द करेगा, ऐसे क्रमश अंगानी पीढ़ी। फिर कहता है स्नेहादे वृद्धि आपनोति सूर्य मेघा दयो निशि। अभी क्या है, अभी अपन ने अभी अपने को मतलब अपने गुड़ दर्द कर रहे हैं, अपन ने उसके ऊपर स्नेह लगाना है। पर कब लगाना चाहिए, अभी आम वात है, साम वायु है, तब अपन ने स्नेह लगाया था, वो रुजा और बढ़ जाएंगे। तो अपने को आम वात में तेल नहीं लगाना है, ये अपने को आना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं लगाना चाहिए तेल, मंदता, पिच्छता, क्लेद, अभिषंद, ये आम की गुण है भाई। उसको ऊपर से तू तेल लगाएगा और वो पिच्छे और क्लेदता और अभिषंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सूर्य मेघाद, ये वायु के काल है, इसलिए मतलब मेघा में दुर्दिन अवस्था में ये और निशि में ये रुजा बढ़ जाती है। अभी उसके विपरीत अपने को गुण के आधार पे खेलना है। तत्र रुक्ष लोशी तो खर सूक्ष्म चलो अनिल, इसके विपरीत मतलब अभी आमता आ गई तो इसके जो गुण है वायु के प्राकृत वो मंद हो जाते हैं। जब आमता जाने शुरू हो जाती है तो क्या वो गुण भी मतलब बाहर आना शुरू हो जाते हैं। निरामो विशद वृक्ष, अभी विशद वृक्ष ये वायु के गुण है, वो आना बाहर चालू हो चुके हैं। निर्विबंध, विविध विबंधता, निर्विबंध, अल्प वेदनम, वेदना है पर अल्प रूप में। विपरीत गुणे शांति, विपरीत तत्र वृक्षलो शीत में चलो, इसके विपरीत जो अपन भी क्रिया कर्म करते हैं, चिकित्सा करते हैं, उससे वायु की मतलब रुजा प्रशमन होने में मदद होता है। ठीक है, स्निग्ध यांति विशेषता, अभी तेल लगाओ, अभी स्निग्धता दिया तो तेल लगाया, स्नेहपन करवाया तो क्या बोलते हैं, वायु का शांत होता है। इसलिए ही पहले ही जब चिकित्सा में पढ़ते हैं ज्वर की, तो पहले लंघन देते, स्वेदन देते, काल, फिर जवागु पान देते, उसके बाद कषाय पान देते, ये सब होने के बाद घृत पान देते। पहले दिन आ गया ज्वर ऐसे तो फिर घृत पान नहीं देते, ऐसे नहीं देते। अभी बदल चुका है, अभी सब जंत्र की शुद्ध से कर ऐसे देते हैं, वो अलग बात है, मैं बताऊंगा। आर्ष सिद्ध परंपरा वो अलग अलग बात है, वो दोनों मर्ज हो गए, इसलिए अभी प्रोटोकॉल सब जन फॉलो नहीं करते। नहीं तो 12-13 दिन प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे ज्वर का तो पेशेंट चला जाएगा ना, ऐसे। इसलिए मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाने के हिसाब से आयुर्वेद इवॉल्व हुआ है, वो अपने को समझ में आना चाहिए। अभी पित्त का देखते हैं। अभी पित्त में अपने को दो तीन चीजें याद रखनी है। उसका स्वरूप कैसा है,
उसके गुण कैसे है और उसका कलर मतलब स्वरूप हो गया, उसके गुण हो गए, और उसका रस क्या है वो। अभी दुर्गंधम, दुर्गंध पता चल गया आम के कारण। हरितम शाव पित्तम, ये तीन है, हरित शाव पित्त अपने को याद रखना है। और कार्य काष्ण उसमें कामित हुआ, उससे ही नहीं लेना है कि जो पित्त का है वो कृष्ण, पित्त का जो रंग होता है विकृत, वो कृष्ण स्वरूप होता है, जो अपने शरीर पे दिखता है वो कृष्ण स्वरूप होता है। और जो वात का है वो अरुण स्वरूप होता है, ये अपने को आना चाहिए, वो बेसिक बात है, पर अभी जान लीजिए। दुर्गम हरितम शाव पित्तम, ये तीन, हरित शाव पित्त। अम्ल, अम्ल रस होना चाहिए इसके, ये आमता का है। निराम में कटु रस होता है पित्त का, कटु, ये कभी भी कंफ्यूज मत होना। पित्त में निराम अवस्था में कटु रस होता है, जो प्राकृत रस है पित्त का। स्थिरम गुरुम, पित्त स्नेह शिस्तोष्णम लघु विष्टम सरम ध्रुवम, सरम आया है सरम, तो ये स्थिर है, ये मतलब अस्थिर नहीं है, स्थिर है सरम, ये इसलिए गुरु क्यों क्यों प्राप्त हुआ ये, क्योंकि गुरुता मंदता पिछलता क्लेदा अभिसंधि, ये गुण है आम के, ठीक है। अम्लिका, उसके बाद कंठ में अम्ल रस आ जाना, कंठ हृदय दाहकर साम विधिनिषेध, कंठ और हृदय में दाह होना, ये साम के विधिनिषेध, ये सामता के लक्षण। अभी इसके उलट निराम क्या होंगे, आताम्रम पित्तम अत्युष्णम, आताम्र वर्ण पित्तम, ये क्या होगा आम के प्राकृत स्वरूप हो गए। अत्युष्णम मतलब अभी गुण उसके वापस आना चालू हो गए। रसे कटुकम, अभी रस क्या हो गया उसका, कटु रस हो गया। और अस्थिरम मतलब सरगुण उसका वापस आना चालू हो गया। पक्वम, अभी वो अन्न पचन के लिए तैयार, मतलब अच्छी तरह से पचन कर पाता है। विगंधम, अभी गंध उसका हट चुका है। विज्ञेयम रुचि पक्तु बलप्रदम, अभी क्या ये अगर अपना अच्छे तरह से पाचन होगा, तो पाचन होने से क्या होगा, वो रस धातु अच्छी तरीके से बनेगा, अच्छी तरीके से बनेगा तो रस रक्त मांस मेद अच्छा अच्छे तरीके से बनेगा, तो वो बल देने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद अभी देखते हैं कफ के बारे में। आविल, अविल मतलब क्या होता है, मतलब वो विस्कस जैसे होता है, मतलब एकदम जैसे बारिश का पहला पानी कैसे होता है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा, ऐसे आविल। तंतुस्टैन मतलब तार जैसे, मतलब ऐसे तंतुस्टैन मतलब उसमें निर्माण होता है। स्टैन्नम मतलब एकदम किस रूप से होता है वो, किस रूप से होता है वो, पिक्चल के कारण होता है, एकदम स्रोत से ऐसे लिप्तता हो गई। जब अपन देखते हैं बहुत पेशेंट के कफ देखते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि तंतुस्टैन ऐसे मतलब एकदम एकदम चिपका हुआ, ऐसे स्लाइमी जैसे होता है, हाँ स्लाइमी जैसे होता है वैसे। कंठ देश अवतिष्ठते, ये कहा होता है कंठ देश में, जब अपने को देखिए जब अपने को खांसी होती है तो अपने को लगता है कि गले में कुछ आया है, वैसे। सामो बलसो दुर्गंध, ये दुर्गंध बलसो किसको कहा है, कफ को कहा है। दुर्गंधम शुद्ध उद्गार विघात को, मतलब भी शुद्धा, मतलब मैंने बताया कि अधुआमसी इसका स्थान होता है कफ का, तो कफ का ही, कफ में ही आमता आ गई तो वो भूख भूख को मार देगा। और उद्गार मतलब शुद्ध उद्गार भी नहीं आएगा। अभी फेनवान पिंडिता, अभी क्या है बोलस फॉर्म में थोड़ा सा, मतलब कफ में स्निग्धता क्लेदता होती है पर उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो तंतुष्टाना गडुलता मतलब आविलता आ जाते हैं। फेनवान पिंडिता मतलब बोलस फॉर्म में होना चाहिए अपने को। पांडु मतलब पांडु, ये स्वरूप को कहा है, पांडुरम में कैसे पांडुता आ जाती है वैसे। निस्सारो अगंध एवच, मतलब अगंध मतलब उसमें गंधता भी नहीं है। उसमें पक्वम स एव विज्ञेय छेदवान वक्र शुद्धिकर, अभी छेदवान मतलब अगर उसको अपने बाहर निकल जाए, मतलब थूक दिया बाहर, तो वो वक्र शुद्धिकर मतलब अपना मुख ऐसे साफ होने लगता है, ऐसे लगता है, ठीक है। मुख शुद्धि होता है अपने को याद रखना है, इसमें क्या रखना है, फेन युक्त पिंडित निस्सार और गंध विरहित हो जाता है, ठीक है। तो फेनवान होता है, इतने का अपने को याद रखना है, ठीक है। फेनवान पिंडित, ये तो मैंने आपको सब बता दिया। अभी ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अभी मल में सामना कैसे है, उसमें गुरु दुर्गंधम प्रभुत और शिथिल रूप से होता है, द्रव रूप से होता है। और ये जो पानी में, वो पानी में डूब जाता है ये। और मूत्र कैसे, विस्त्रगंधि आविल और सांद्र ऐसे हो जाता है। अभी अगर अपने को अच्छा मार्क लाना है तो साम व्याधि भी ले सकते, अग्निमांद्य, रुद्र उद्गार, रुद्र गौरव, तंद्रा, प्राकृत दोषाची शरीर, प्राकृत दोष की शरीर बाहर की प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसे अपने को लिख सकते हैं। अभी निराम वायु, निराम निराम व्याधि कौन सी होती है, नाड़ी मूत्र परीक्षा कर जब अपन करेंगे, जब नाड़ी देखेंगे अपन, वैद्य देखता है नाड़ी पेशेंट की, तो उसको समझ जाता है कि इसकी साम की है कि निराम की है। तो ऐसे अपन ने सब पॉइंट कवर कर दिए, मैंने आपको जितना डिटेल हो सकता है उतना डिटेल आम के बारे में कैसे हो सकता है वो समझने की कोशिश की। तो आपने को क्या क्या रखना है, याद रखना है व्याख्या। तो व्याख्या ये किसकी है, जाढ़ा रखने की है। नहीं तो 5 कारण होते हैं, जाढ़ा रग्नि मानते, धातुवाग्नि मानते, दोष दुष्य समूर्चना कृमि विष और स्मर संचय,
ये हो गई व्याख्या। उसके बाद स्वरूप कैसे होता है, उसके बाद चरक जी ने क्या कहा है, माधव जी ने क्या कहा है वो, उसके बाद लक्षण स्तोत्र बलबंश गौरव निर्मूलता आलस्य अपत्ति निष्ठे व संघरुचिक्रमा, ये अपने को आना ही आना चाहिए। ये दो श्लोक अपने को याद होने चाहिए। नहीं आए तो भी आप ये भी। उसके बाद वायु के क्या होता है क्या नहीं होता है, तो मैंने सामवात निरामत, ये मैंने अगर श्लोक याद नहीं हुआ तो लिखना है। विबंध अग्निमांद्य तंत्रांत कुछ वेदना शोक तोद कर्मशंग पीड़न होता है। स्नेह पश्चात लक्षण रुद्धि होता है, सूर्योदय मेघोदय तथा रात्रि रुद्धि होती है। उसके बाद विषद वृक्ष वायु के सभी निर्बिंद अल्प वेदना होता है। विपरीत गुण शांति होती है, मतलब स्नेह पश्चात लक्षण शांत हो जाते हैं। तो वह क्या होता है, शाव एवं ताम्र वर्णता होता है। ये अपने माधुर्य ने क्या, ये आप ये भी लिख सकते हो, मतलब अगर श्लोक याद हो चुके हैं तो फिर क्या बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको सब बता दिया है कि आयुर्वेद संकल्पना क्या होती है, उसका क्लिनिकल यूज कैसे कर सकते हैं, स्नेहन कब करना है, क्या बोलते हैं, स्नेहन कब नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए। तो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आम के बारे में पढ़ रहे हो, तो ऐसे पढ़िए। नहीं तो आम के बारे में तत्र लोक श्लोक शीत ये तो सभी करते हैं, वात पित्त कफ ये तो सब लिख के आते हैं। पर आपको आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है या मतलब अच्छा वैद्य बनना है। ऐसा नहीं कि अपने को बस मॉडर्न मॉडर्न, मतलब मॉडर्न तो करना चाहिए, वो तो इम्पोर्टेंट ही है, इमरजेंसी में मॉडर्न करना ही चाहिए, वो भी आना चाहिए। और आयुर्वेदा अगर BAMS आप पढ़ रहे हो, ये तो आपको लग चुका है, आयुर्वेद आपको लग चुका है, तो आपको सब आना चाहिए। सब मतलब अपने को अच्छा फिजिशियन बनना है तो आप क्लिनिक जाइए, पेशेंट को देखिए और सब करिए, तो आप ही बन सकते। तो धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। उससे ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि कुछ मैं अलग सा पढूँ या आप आपको बताने की कोशिश करूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।